चलो दोस्त, जय हिंद। और आज के लेक्चर काफी खास है। आज आपका क्लास 10th के विज्ञान का जो 21 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। कब? 21 फरवरी को। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं। बिहार बोर्ड अगर 21 फरवरी में 80 में 80 लाना है ना, जो 100% गारंटी दी जा रही है, ऐसी ही नहीं दी जा रही है। एक साल का एक्सपीरियंस नहीं, 2016 से पढ़ा रहे हैं भाई, इसलिए 8 साल से पढ़ा रहे इस चीज को। इसलिए आप लोग कंफ्यूजिंग मत होना। यह जो वार्षिक परीक्षा 2025 में जो 21 फरवरी के होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं 21 फरवरी के लिए, विज्ञान के लिए। फाइनल परीक्षा होने वाला है, आपको पता है। अच्छे लाना है, प्यार से पढ़िए, गर्दा उड़ाइए। और शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। चलो दोस्त, शुरू करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आज का लेक्चर में गर्दा उड़ने वाला है। ठीक है ना? गर्दा गर्दा उड़दा। हेलो, कौन वाला गर्दा उड़ेगा? ठीक है ना? तो देखो मेरे दोस्त, यह साइंस का है, क्लास 10 के साइंस का शिक्षा सेतु पर होने वाला है। टेलीग्राम और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना। 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों। नंबर नीचे दिखाया गया है, इस पर कंटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है। आगे चल के क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? देखो, दर्पण बहुत सारा होता है, उसमें से ऋणात्मक किसकी होती है? चलो बात करते हैं। देखो, यहाँ पे दो दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण। ठीक है ना? उत्तल अवतल। उत्तल यह बेसिकली अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना? अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण की जो इधर आपका फोकस दूरी होता है, यह आपका एफ होता है, यह आपका केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। तो आपको पता है, और यह इस तरह से होती है, इधर ही होती है। इसकी फोकस आपका इधर होता है। तो आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, तो चतुर्थांश में यह समझाया जाता है, यह होता है, ये मूल बिंदु, इधर प्लस, इधर माइनस, प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इधर होता है आपका एक्स वाई है, इधर होता है आपका माइनस प्लस होता है इधर में। यानी कि मेन समझो ना भाई, इधर प्लस में इधर माइनस में। ज्यादा आपको डीप में मैथ नहीं समझा रहे, फिजिक्स पढ़ा रहे, मतलब साइंस पढ़ा रहे। इधर प्लस इधर माइनस। तो अब बताओ, यह अवतल है, अवतल है, यह आपका उत्तल है। अब बताइयो, उत्तल में प्लस की तरफ है कि अवतल में माइनस प्लस की तरफ है? देखो, इधर माइनस है, तो इधर देखो, अवतल में इधर की तरफ फोकस है, यानी कि अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होगा, है कि नहीं? बी राइट होगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? अगर आपसे पूछ देता यही क्वेश्चन को कि फोकस दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक, तो क्या होगा? धनात्मक तो उत्तल हो जाता, क्योंकि धनात्मक उत्तल में आपको इधर है, यानी कि ये देखो प्लस उधर होता है, इधर है कि नहीं? तो समझ में आना चाहिए ना? गर्दा उड़ा दिया आप लोग ने। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। अरे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में कैसे संबंध, आपको पता नहीं? देखो भाई, ये आपका दर्पण है, मान लेते कोई भी दर्पण ले लेते हैं, कोई भी ले ले, जैसे अवतल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें यह हुआ, हुआ ना? अब देखो, इसमें यह हुआ, तो आपको देखो, यह आपका वक्रता केंद्र होता है, यह आपकी वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता सॉरी, फोकस दूरी, फोकस होता है। तो सिंपल क्या होता है, वक्रता केंद्र, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ध्रुव पी कहते हैं। तो यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है? और फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस और वहां पे ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस, यहाँ पे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है? यानी कि आर बड़ा है, फोकस छोटा है, यानी कि जो आर का जो वैल्यू होता है वह 2f के बराबर होता है। मतलब फोकस दूरी, जो फोकस दूरी का जो दुगुना होता है, आर का वैल्यू होता है। यानी कि फोकस इतनी जगह है, यहाँ से फोकस, और हाथ जाकर यहाँ पे क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगुना, यानी कि जो आर का वैल्यू है फोकस के दुगुना होगा, यानी कि आर बराबर 2f। या कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आर रहेगा, दो नीचे आ गया तो दो, इसका यहाँ पे एफ, यानी कि एफ बराबर आर बटे 2 भी हो सकता है, आर बराबर 2f भी हो सकता है कि नहीं? तो क्या लिख सकते हैं? आर बराबर 2f भी हो सकता है। तो इधर देखो, आर बराबर नहीं पूछ रहा है, एफ बराबर पूछ रहा है। एफ बराबर क्या होगा? आर बटे 2। तो एफ बराबर आर बटे 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? बहुत ईजी, झकास से मजा आएगा। चलिए, हेलो हेलो का सोना, सूत गईलू ना सोना, है कि नहीं? अगले क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अरे भाई 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 भाई, क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पे सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है?
मतलब जो नॉर्मल आंख होता है, सामान्य दृष्टि मतलब एक नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल दृष्टि जो है उसकी स्पष्ट दृष्टि मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यानी कि आप कम से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं। जैसे कि आपके आंख और आंख से यह लगभग 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक आप नहीं देख सकते, यहां से यहां तक देखियो, यहाँ है ना, तो यहां से यहां तक आप ऐसे अगर कॉपी रख दिया जब यहां से आप 25 सेंटीमीटर हुआ, इसके यहां तक आप नहीं देख सकते, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर के दूरी तक नहीं, 25 सेंटीमीटर या मीटर है भाई, गलत, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कम से कम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर पूछे अधिकतम दूरी तो क्या कहोगे, ये न्यूनतम की जगह अधिकतम कर दे तो क्या करोगे? अधिकतम क्या होता है, अनंत होता है, अनंत, जिसको हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनाइट। तो अधिकतम दूरी इन्फिनाइट, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन करता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शिक्षा सेतु। और याद रहे, पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए नंबर आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, कंडक्ट कर लेना यार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश की कौन सी रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने पर पश्चात कम उड़ती है। मतलब क्वेश्चन समझिए कि जब श्वेत प्रकाश की कौन सा रंग है, वर्ण मतलब रंगी होता है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, गुजरने के बाद सबसे क्या होता है, कम मुड़ता है, झुकता है, मतलब सबसे कम झुकता है। जैसे देखो ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, जब ये श्वेत प्रकाश गुजरेगा, ये आपका श्वेत प्रकाश है, प्रकाश, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश है, ये आपसे गुजर रहा है। तो गुजरने के बाद ये 7 अवयवी रंगों में सबसे पहले लाल होता है, इसी तरह से आपको नीचे तक आता है बैगनी, ठीक है ना, और इसके बीच में बहुत सारा कलर होता है, 7 कलर, 7 कलर होता है, ठीक है। इतने हो गए। और सबसे ज्यादा झुका कह रहा है, सबसे यहाँ पे पश्चात सबसे कम झुकाव, मतलब सबसे कम झुका कौन है, सबसे कम झुकता कौन है, लाल। देखो लाल सीधा गया है, सबसे ज्यादा झुका कौन है, सबसे ज्यादा बैगनी झुका है, वैलेट। तो सबसे ज्यादा मुड़ा कौन है, तो बैगनी। देखो बैगनी वाला सबसे ज्यादा मुड़ गया, नीचे आ गया है, लेकिन सबसे कम झुका कौन है भाई, एकदम डॉट के खड़ा है एकदम, तो कौन है, तो लाल, यानी कि लाल रंग का झुकाव सबसे कम। और सबसे अधिक किसका, तो बैगनी का अधिक, अधिक पूछता तो बैगनी, यानी कि हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, कम अधिक ज्यादा, मतलब आराम से, है कि नहीं। तो इसलिए डबल, मान लो ये 80 क्वेश्चन नहीं है, 160 क्वेश्चन के बराबर है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, जो मानव की आंख जो होता है, एक रेटिना होता है, उस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, जैसे आप हमको देख रहे हैं, कैसे, क्योंकि आप, मेरा प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बन रहा है, आपके आंख के रेटिना पर बन रहा है, तो वह प्रतिबिंब कैसा बनता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, ध्यान रखना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, मैं पहले ही क्लियर कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, है कि नहीं। वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनेगा, रियल प्रतिबिंब लेकिन उल्टा बनेगा, तब आप हमको देख पाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश में नीला दिखाई देता है, क्या है, तो प्रकीर्णन की वजह से, याद रखना, प्रकाश के परावर्तन नहीं भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन, जी भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, किस दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कौन ऐसा दर्पण है जिसकी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल में बनता है। देखो कैसे, यह आपका उत्तल दर्पण है, यह आपका उत्तल दर्पण है, यह प्रधान अक्ष है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रख दिया जाए, ये फोकस है, ठीक है ना, प्रतिबिंब इसका काल्पनिक बनता है ज्यादातर, ये यहाँ वक्रता केंद्र है। तो अगर हम यहाँ से वस्तु आएगा भी, ठीक है ना, तो टकरा कर इधर, ये बेसिकली टकराएगा, ठीक है ना, तो टकरा कर इधर भागेगा, टकरा कर इधर भागेगा, टकरा कर बेसिकली टकराएगा तो उल्टा, यहाँ पर जो देखो हम यह गलती बनाती है, ऐसे थोड़ी बनता है। ठीक है, यह हुआ उत्तल दर्पण ना, यहाँ पर, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है। अगर यहाँ से कोई वस्तु आएगा तो टकरा कर ऊपर की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ भागेगा,
ये वस्तु आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ आने पर पीछे की तरफ बनता है, ठीक है ना, और वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि ऑप्शन सी। 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा, उत्तल में तो छोटा बनता है भाई, उत्तल में तो छोटा बन जाता है, क्योंकि उत्तल में नीचे की तरफ आएगा छोटा, अवतल में बड़ा बनता है, अवतल में बनता है बड़ा। देखो अवतल में कैसे बड़ा बनता है, देखो हम यहाँ पे बड़ा पूछ रहा है ना, बड़ा पूछा है, छोटा बता रहे थे आपसे, इससे यहाँ पे फोकस है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ से अगर इस पे भी जाएगा तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ भागेगा, अगर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, देखो वस्तु की दूरी इतनी जगह है और प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो क्या बनेगा, कम से कम, और फिर यहाँ पे फोकस से गुजारेंगे, यहाँ से फोकस से, तो यह एक समांतर जाएगा, और एक वस्तु कहीं भी रखा हो वहां से जाएगा, तो यहाँ से आने वाला प्रतिबिंब देखो, ठीक है, तो इसकी प्रतिबिंब कभी बनेगा तो इससे बड़ा बनता है, ऐसे हम टेर कर दिए, इसको यहाँ पे आना चाहिए, टेर हो गया, यानी कि इसकी अपेक्षा बड़ा बनता है, यानी कि छोटी जगह वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि अवतल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। प्लीज एक बार शेयर करना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ट्रिक मैं बताता हूं, देखो यहां पर चीज कहा निकट दृष्टि दोष, देखो निकट, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर को दीर्घ भी कहते हैं। तो निकट कितने अक्षर से लिखा हुआ है, हर्षिकार दीर्घिकार मत बताइए, न कवाटा यानी कि 3 अक्षर, दीर्घ या दूर कितने अक्षर से, 2 अक्षर से। अब बताइए, दो लेंस, देखो पहला बात, उत्तल समाउत्तल तो भाई नहीं होता है, इनमें से कोई हटा दो, बचता है उत्तल और अवतल। तो उत्तल कितने अक्षर से लिखा हुआ है, 3 अक्षर से, अवतल कितने अक्षर से, 4 अक्षर से। तो बस सिंपल कर दो, निकट कितने अक्षर, 3 अक्षर, तो 4 अक्षर में चल जाइए, एक अक्षर बढ़ा देना है, ठीक है, बराबर में नहीं, बढ़ा देना है। दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर है तो 3 अक्षर में, तो बताओ दूर दृष्टि दोष कितने अक्षर में जाएगा, 3 अक्षर, 3 अक्षर से कौन है, उत्तल, तो उत्तल लेंस के लिए आपको, सॉरी दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल, और निकट के लिए क्या हो जाएगा, 3 अक्षर है तो किसमें जाएंगे, 4 अक्षर यानी कि अवतल। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कहा गया निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और इतना प्यार से समझाने वाला कोई नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, कौन से उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, प्लीज एक बार शेयर करो यार, आप लोग शेयर कर दोगे ना बड़ा मजा आ जाएगा यार, प्लीज कर दो यार, कर दो यार प्लीज। तो याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति प्रेजेंट को दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धारामापी, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, होता है दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रस्तावित किया। जो दाहिने हाथ का जो अंगूठा का नियम है, घंटा नहीं कर रहा है, घंटा नहीं डोला रहा है, अंगूठे का नियम की बात कर रहे हैं, तो अंगूठे का जो नियम है वो किसने प्रस्तावित किया है, ये आपको 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे कॉल भी आ रहा है, पता नहीं किसका है, जो भी हो। तो याद रखना, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम है, मैक्सवेल ने प्रस्तावित किया था। एक कॉल आ रहा है इसलिए हम थोड़ा सा मोबाइल देख रहे थे, ठीक है ना। तो किसने प्रस्तावित किया, तो मैक्सवेल ने किया था, एक ऑप्शन आपको, वो मैक्सवेल नहीं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, मैक्सवेल है ना। याद रखना मैक्सवेल, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हेलो हेलो का सोना, उसके बाद सूत गई लुना सोना। चलिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसे मात्रक लिखे। देखो विभवांतर का जो ऐसे मात्रक होता है वोल्ट होता है, ध्यान रखना वोल्ट। ऐसे में यहाँ पे जितना ऑप्शन है सबको मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना। वोल्ट जो होता है विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। देखो भाई मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, इतना देखो,
वोल्ट जो होता है विभव का भी मात्रक होता है, विभवांतर का भी होता है, विद्युत वाहक बल का भी होता है। हम विद्युत वाहक बल को हम लोग ईएमएफ भी कह सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में ईएमएफ भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आगे चलिए। ओम जो होता है ये इसके लिए प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। आगे चलिए, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, कूलम्ब जो होता है आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश कही, आवेश कही, जो कहना कह सकते हैं, आवेश का मात्रक होता है। देखो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया, और 6 क्वेश्चन ध्यान रखना मेरे दोस्त, 6 क्वेश्चन जो है ना, एक पेमेंट किया है नोट्स के लिए। ठीक है ना, आप लोग भी नोट्स ले सकते हो, 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन यह हुआ, 3 क्वेश्चन यह हुआ, और आपको ऑप्शन 4 है। आपसे जो क्वेश्चन का विभवान था ऑप्शन ए तो है ही राइट, लेकिन देखो हमारा मकसद है पढ़ाना, समझाना, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो। तो आपसे हो सकता है प्रतिरोध का मात्रक पूछ दे, ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रक पूछ दे, एम्पियर होता है, आपको उसके बाद क्या है, आवेश की मात्रक पूछ दे, या विद्युत आवेश की मात्रक कूलम्ब होता है। बच्चा क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कर लेना यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कर लोगे, मुझे आशा है कि कर लोगे, पक्का कर लोगे। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? देखो दो चीज समझिए, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। देखो समांतर में क्या होता है और श्रेणी में क्या होता है। चलिए, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, आर बराबर जो होता है या R1 प्लस R2 जोड़ देते हैं। ठीक है, या R3 जहां तक जाए, यानी कि अगर हम सिंपल है, अगर 1 ओम भी इसका 1 ओम भी लिए तो 2 ओम हो गया, यानी कि हम लिए 1 ओम लेकिन बन गया 2 ओम। यानी कि कभी भी श्रेणी क्रम में क्या होगा, मान बढ़ेगा। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उसकी मान हमेशा बढ़ती है, लेकिन समांतर क्रम में घटेगी। कैसे देखो, अगर 1 ओम लिए है ना इसके लिए, तो यह अब इसके लिए 1 बराबर आर बराबर लेते हैं, तो 1/1 प्लस 1/1 लेंगे। अगर इसको हम हल करते हैं तो देखो तो सही, तो 1/r बराबर क्या होगा, या 1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन 1/r का वैल्यू 2 है, लेकिन हम r का वैल्यू फाइंड करेंगे ना, यहाँ पे r का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसका हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो बताओ 1 से 0.5 बढ़ा के छोटा है, हमने 1 लिया था, लेकिन इसका वैल्यू प्राप्त हो गया हमको 0.5। क्या हो गया, 0.5 प्राप्त हो रहा है हमको, और श्रेणी क्रम में 2 प्राप्त हो रहा है। ज्यादा किससे, बढ़ किस में रहा है, श्रेणी क्रम में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रवृत्ति क्या होती है, 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक बार शेयर करना। ठीक है ना, प्लीज अपने दोस्तों में यार एक बार शेयर कर दो यार, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करना एक बार यार प्लीज। तो क्या हो सका, वहां पे काल्पनिक होती है, यानी कि ऑप्शन एडिट हो जाएगा, काल्पनिक होती है। ये कुछ क्वेश्चन है कि इजी है। अगले क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। 14 का आपको 1 मिनट मेरे दोस्त, 1 किलो घंटा ना पूछ रहा है, हम वाट बता दे रहे हैं, घंटा पूछा है ना, तो 1.6 गुने सॉरी 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होगा। सॉरी हाँ, यानी कि ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे 10⁻6 होना चाहिए, पावर में 6 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, आप ये न्यूनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए न्यूनीकरण और अनिव्नीकरण ऊर्जा क्या होता है। न्यूनीकरण ऊर्जा का स्रोत वह होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जिस सूर्य का प्रकाश है भाई, उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि यह न्यूनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा लेंस यहाँ पे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, किस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं, तो याद रखना अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की प्राथमिक वर्ण क्या है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है, वर्ण मतलब रंग होता है, इसको रंग कहते हैं। ठीक है ना, रंग। तो प्राथमिक रंग कौन होता है, तो याद रखना प्राथमिक रंग की बात करें, देखिए प्राथमिक रंग में 3 होता है, लाल, नीला और हरा।
ये 3 रंग ही प्राथमिक रंग कहलाता है और इससे बहुत सारे रंग बनाए जाते हैं, यानी कि आपको डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक रंग ये आपको डी है और जब इसमें सिंपल है हरा और लाल मिलाएंगे तो काला बन जाता है। अब मिलाकर चेक करना, बहुत सारे रंग को मिलाकर बहुत सारा रंग बन जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, मतलब कलरफुल भाग कौन है नेत्र का? ये सब आपका नेत्र का पात्र, कॉर्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस सब नेत्र का पात्र है। लेकिन इसमें से आपको पूछा गया है जो कि कौन सा, तो याद रखें आइरिस। आइरिस जो होता है आपका नेत्र का रंगीन भाग है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यहाँ पे एचपी बराबर होता है कितने वाट? 1 एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। जवाब देने की प्रयास कीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पे 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे विशालकर, यहाँ पे शीशा यानी कि हो जाएगा जिसको कहते हैं यहाँ पे विशालकल। विशालकल शीशा, मैग्नीफाइड शीशा जिसको कहते हैं, मैग्नीफाइड ग्लास होता है तो अवतल लेंस। याद रखना विशालकल शीशा जो होता है, मैग्नीफाइड ग्लास जो होता है अवतल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिमान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है जो गति करता है। जैसे कि किसी भी चालक है, इसमें जो धारा प्रवाह हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। जिससे इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता है इसके अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दौड़ रहा है, इधर की ओर, तो धारा जो इधर की ओर आएगा, धारा इधर की ओर उल्टा की तरफ जाता है, यानी कि दौड़ता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे एम्पियर घंटा मात्रक है तो एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा मात्रक, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक किसका मात्रक वाट होता है? तो जूल पर सेकेंड को वाट भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, यानी कि जूल बटा सेकेंड जो होता है, सेकेंड जिसको हम वाट कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगले क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक। मैंने भी जस्ट पढ़ाया, विद्युत धारा का मात्रक आपको क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर उस समय भी जस्ट बताए हैं। देखो एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा के मात्रक होता है, ए राइट हो जाएगा। वहां पे वोल्ट जो होता है विभव का, विभवांतर का और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट जो होता है ये बेसिकली कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन है, आप एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है किसके वजह से होता है? तो याद रखना ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसे SO2 की वजह से भी होता है, याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन है, शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में अगर भोजन पच जा रहा है ये कौन सी अभिक्रिया के कारण है मेरे प्यारे बच्चों? 26 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देने की प्रयास कीजिएगा। ये बेसिकली क्या होता है? अपचयन क्रिया का कारण, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, काली चूना जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। जब काली चूना पर जब जल डालेंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगा? तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर। कॉपर जो होता है किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है। शिव मतलब होता है कॉपर, याद रखना इसको हम कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर, कॉपर कहते हैं। तो कॉपर जो होता है काफी अभिक्रियाशील होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो सके मेरे प्यारे बच्चों। एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चूना, यहाँ पे क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का ना होना चाहिए। चूना पत्थर का जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चूना जल या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन का आ गया, यहाँ पे कोई विलय लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या है? देखो पीएच मान अगर सीधा समझिए, अगर 7 से कम है अम्लीय है, 7 से ज्यादा क्षारीय है, 7 है तो जल है। तो इसमें सबसे कोई भी लिटमस नीला रंग अगर कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो कौन सा हो सकता है? तो याद रखना उसमें उसका जो वैल्यू है ए और बी, ए और बी दोनों हो सकता है, क्योंकि क्षार जो होता है वो लाल कर देता है। और देखो ये क्षार है, 10 11 बेसिकली क्षार का वैल्यू है।
क्षार जिसको भस्म कहते हैं, वो लाल कर देता है, क्योंकि 7 से जितना अधिक होगा, सब जितना 7 से अधिक है क्षार है, तो क्षार भाई करता है ना, 10 और 11 भी 7 से अधिक है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों के दोनों सही है कि नहीं, क्योंकि भाई सीधा का 7 से अधिक होना चाहिए, अब कितना है क्या मतलब, है कि नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, 30 नंबर क्वेश्चन का आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी आबंधन होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एल्काइल, एल्काइन की बात करता है, हाँ एल्क आइन, देखो आपको बता दें एल्क की बात क्या, एल्क आइन है, ठीक है ना, एल्काइन में एल्काइन मीथ ईथ प्रोप होता है, ठीक है ना, मीथ ईथ प्रोप, तो यहाँ पे क्या है एल्काइन, मीथ ईथ, ई की बात हो रहा है, एल्काइन मतलब हुआ एल्क आइन, लास्ट में आइन आ रहा है, आइन, और आइन भी आपको बता दें कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, तो एल्केन एल्किन एल्क आइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnCnH2n-2 होता है कि नहीं, है कि नहीं, एल्काइन का सूत्र होता है, तो यहाँ पे एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बंध होते हैं, इसके बीच बंधन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड लगाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड लगाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और एल्केन में जो सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2, इसमें सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, इसमें बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और एल्किन की बात करते हैं CnH2n, इसमें आपको डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना तीनों का फॉर्मूला पूछता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, ये होता है C6H12O6, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, C6H12O6 आपको ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, उच्चवासीय अम्लों के लिए सोडियम लवण कहलाता है, उच्चवासीय अम्लों के लिए सोडियम लवण साबुन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपको 33 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे CO, यहाँ पे CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका है, एल्डिहाइड का, ऐसे यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है, तीनों को मैं लिख देता हूं, आपको याद रखना, जो एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है CHO होता है, एल्कोहल का जो सूत्र होता है OH होता है, और कीटोन का जो सूत्र होता है वो CO होता है, लेकिन हम इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से खींच देते हैं, ठीक है ना, CO कर सकते हैं, ये बेसिकली C है, और इसमें 2 बॉन्ड खाली है, और 2 बॉन्ड कैसे खाली है, कैसे भी उससे मतलब नहीं है, कीटोन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, आपसे CHO कहा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपके एग्जाम में एल्कोहल पूछ सकता है, कीटोन पूछ सकता है, एमीन पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछ सकता है, इसलिए सब चीज हम यहाँ पे 80 क्वेश्चन का मतलब 120 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, 160 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन में 3 को 4 को लिखा, भाई यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर कर दिया, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बराबर हो गया, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाएं से दाएं दाने पर तत्वों की त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या घटेगी बढ़ेगी, क्या परिवर्तन होगा, तो मेरे दोस्त याद रखना उसकी घटती है त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है निम्नांकित तत्वों को उसके धातु यानी कि अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, अधातु गुण सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, उसके बाद खराब, उसके बाद खराब, उसके बाद खराब, ये कहा गया निम्नलिखित के अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले बेकार, तब उसके बाद अच्छा, तो उसके अच्छा, तब उससे अच्छा, 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो देखो, तो सबसे पहले हम लिथियम लेते हैं, लिथियम जो सबसे कमजोर धातु होता है, अधातु है, ठीक है ना, लिथियम Li लिथियम, उसके बाद हम लिथियम के बाद क्या लिख सकते हैं, उससे बढ़िया होता है ब्रेमियम होता है, ब्रेमियम उससे अच्छा होता है कार्बन, उससे अच्छा ऑक्सीजन, उससे अच्छा आपका लोहा, लोहा तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है, ध्यान रखना, ये उपधातु कह सकते हैं सिलिकॉन को, अर्धचालक नहीं है तो उपधातु है, अधातु तो नहीं है, उपधातु है, यानी कि ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना, 37 नंबर क्वेश्चन के लिए सी राइट हो जाएगा। हम लोग अर्धचालक ही कहते हैं उसको, सेमीकंडक्टर कहते हैं, लेकिन उपधातु दे रखा है तो उपधातु में जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो धातु का धातु नहीं है, वो अर्धचालक है, जिसको हम लोग उपधातु कह सकते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, सोडियम, सोडियम जो होता है Na प्लस होता है, आप देखो अगर हम सोडियम क्लोराइड जैसे लेते हैं, सोडियम क्लोराइड जो नमक खाते हो सोडियम,
क्लोराइड। इसको तोड़ते हैं तो Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है, इसके बीच में प्लस देते हैं। तो देखो तो आपको Na प्लस यानी कि सोडियम क्या हुआ, प्लस हुआ, और आपको क्लोराइड माइनस हुआ, यानी कि Na प्लस Cl माइनस, यानी कि आपका सोडियम जो हो गया। और आपसे पूछता है सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, 11 होता है, पूछेगा भाई पूछेगा। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। याद रखिए भाई, याद रखिए। हम थोड़ा, हमको भुला जाते हैं कभी कभी, 10th पढ़ा रहे हैं हम तो 12th में घुस जाते हैं कभी कभी। मतलब हमको ये सब बताना चाहिए, छोटी छोटी बात जो अभी छूट गया था ना, जैसे कि इसकी परमाणु संख्या क्या होता है, ये सब पूछने वाला है। हमको लगा है कि 12th वाला है, तो 12th वाला में से थोड़ी पूछता है, ये तो 10th वाला पूछता है ना, बेसिक वाला। हम माने देखो 12th का बेसिक 10th है, और 12th का हाई लेवल क्या है, 10th का हाई लेवल 12th है कि नहीं। आपको सर इधर पढ़ा तो इधर काहे देखते हैं, बताएं क्यों देखते हैं? कि मेरा जो पिक्चर यहाँ पर आता है, सिस्टम जो रखा हुआ है, आप यहाँ से वीडियो लेकर यहाँ प्रोवाइड करता है, हम देखते रहते हैं कि कौन सा लाइव में कमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हम कैमरा पर कभी भूल जाते हैं, भाई कैमरा पर देखना है, इस पर नहीं देखना है, क्योंकि कैमरा पर देखेंगे यानी कि आप पर देखेंगे, है कि नहीं। तो याद रखना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, डिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। जो डिहरी बांध है उसका जो निर्माण है किस प्रदेश में किया गया, 39 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना डिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को आप एक किरोसिन तेल में डुबा कर रखा है, मोटिया तेल जिसको हम लोग कह देते हैं, किरोसिन तेल। सोडियम को, यानी कि ऑप्शन याद रखना, सोडियम का परमाणु संख्या Na होता है, और Na इसका सूत्र होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। पूछेगा आपके एग्जाम में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक मिनट। 40 नंबर क्वेश्चन में किरोसिन तेल में हो गया। खुद अपमार्जक को बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक को कैसे बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक को बनाने के लिए हमको चाहिए आप सर्फ, आप एक सर्फ, एक सर्फ, ठीक है ना। आप एक, उसके बाद हम बना सकते हैं शैपू के इजी सर्फ। इजी सर्फ होता है बहुत प्रकार के, सभी के माध्यम से अपमार्जक बना सकते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, सौर सेल किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन। जो सिलिकॉन सौर सेल, सोलर लाइट आप देखोगे घर के अगल बगल में लगा हुआ चौराहा पर, तो उसमें सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन के रूप नहीं होता है। बताओ किसका उपयोग हम लोग सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, सीएनजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सीएनजी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों के चलाने के लिए। लेकिन एलपीजी, बायोगैस, कोयला, सबका उपयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, होता है टू, यानी कि 2Cu प्लस, यहाँ पे O2 आयरो, 2CO, देखो ये बना है 2CO से अभिक्रिया की है कॉपर से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बना है 2 कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कह रहा है, ये 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जुटा है। देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुट गया है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा है, लेकिन इसको कहेंगे ऑक्सीकारक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाए। अगले क्वेश्चन है, अरे भाई ऑप्शन ही गायब हो गया इसका। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन से समीकरण असंतुलित है, ऑप्शन ही गायब है। लो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग शांत हो गए थे भाई, सब कुछ हो सकता है, संभव है। चलो अगले क्वेश्चन है, आप उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन मतलब जल, तो आपसे पूछ सकता है कि जल का पीएच मान क्या है, या उदासीन विलयन का पीएच मान। उदासीन की जगह जल भी कर सकता है, बात वही है, ठीक है ना। उदासीन क्या है, जल का, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ध्यान रखना। 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार या भस्म जिसको कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, मतलब कमजोर अम्ल है, बेचारा कमजोर पड़ जाता है, कौन है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखना CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, अब क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट से क्या बनता है, तो क्रायोलाइट से एल्युमिनियम बनता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है Al, एल्युमिनियम। ऐसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड भी होता है, बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है, और क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या, लो पोटेशियम, पोटेशियम को हम किससे दर्शाते हैं, तो पोटेशियम को दर्शाने के लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम के होता है, परमाणु संख्या बताओ इसका 19 होता है, कितने होते हैं 19, ठीक है ना। और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर
19 हो जाएगा, ठीक है। 19 होता है पोटेशियम की परमाणु संख्या, याद रखना, ठीक है। और कैल्शियम का सी, कैल्शियम का 20, सोडियम का 11, उसका बहुत सारा है, बहुत, कितना बताएं हम, 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए ना, 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम से लेकर सब कुछ याद कर लीजिए। ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 16, कार्बन का 6, ठीक है ना, इस तरह से। तो याद रखना पोटेशियम का क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे बी लिख दिया, लेकिन सी नंबर 3 नंबर सी होना चाहिए ना, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल का उपैक नेम क्या है। लो भाई, फार्मिक अम्ल का उपैक नेम पूछ रहा है, IUPAC नेम फार्मिक अम्ल का पूछ रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मिथेनोइक अम्ल यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। फार्मिक अम्ल का उपैक नेम होता है मिथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है। इथाइल अल्कोहल मीथ ईथ यानी कि 2 कार्बन चाहिए, देखो इसमें सिर्फ 1 कार्बन है, यानी कि गलत होगी। इथाइल पूछ रहा है, इथाइल अल्कोहल यानी कि 2 कार्बन होना चाहिए। इथाइल है, यहाँ पे C2H है, H5 है, C6 है। देखो इथाइल अल्कोहल, एल्केन एल्कीन एल्काइन 3 होता है, तो इथ, यहाँ पे इथाइल है, आइल लास्ट में आइल लगा हुआ है, एल्केन एल्कीन एल्काइन आइन है ना, तो इथाइन अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा। चलिए इथाइन अल्कोहल की बात है, अल्कोहल तो लगेगा, तो इसमें सूत्र कौन सा इसमें उपयोग होगा, सब आप इथेन वाला ही है, तो किसका उपयोग करेंगे, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया, 51 नंबर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। इथाइन अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, क्योंकि एल्केन की बात करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, उसको भी हम समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे एल्काइल कौन है, एल्काइल, यहाँ पे एल्काइल कौन है, देखो एल्काइल, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्काइन की बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन का सूत्र होता है यहाँ पे CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो एल्काइन यहाँ पर देखो 2 कार्बन की बात है, तो n का वैल्यू 2 डालेंगे, n बराबर 2 डालेंगे, डालते हैं, C2 हो जाएगा, H2 गुने 2 - 2, तो क्या होगा C2H4 - 2 C2H2, तो एल्काइन का सूत्र क्या होगा C2H2, C2H2 क्या है ऑप्शन ए होगा 52 नंबर क्वेश्चन का, है कि नहीं, 52 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। मतलब भाई बनाना है, सीखना है भाई, सीखो तो। इसीलिए अगर टॉपर का तैयारी आपके घर में कोई है, टॉपर की तैयारी करना चाहता है, टॉपर लेवल का तैयारी कराएंगे, बस क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस ध्यान रखना है, केकेजी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, नंबर दिख रहा है कंटेक्ट कीजिए, आपके लिए 2026 का भी कोर्स आ चुका है, बहुत सस्ता में पूरा 1 साल पढ़ाएंगे, गर्दा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। भाई चीनी के रासायनिक सूत्र पूछ रहा है इतना इजी क्वेश्चन कर रहा है, चीनी के रासायनिक, खाने वाला चीनी है ना, उसके रासायनिक सूत्र बात कर रहा है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का बता ही दो आपको, है कि नहीं। हेलो हेलो का सोना सुत गइलू, हेलो हेलो ना, हेलो हेलो का सोना सुत गइलू ना सोना, है कि नहीं, ये सुन लिए, कहाँ से दिमाग में बैठ गया है, ठीक है ना। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए, 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा सा है, याद रखना C12H22O11, इसका सूत्र होता है C12H22O11, ये बेसिकली क्या होता है आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, C12H22O11, ठीक है, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंध होता है। एसिटिलीन क्या कहा, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंधन होता है, 54 नंबर क्वेश्चन कहा गया, 3 होता है, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। एसिटिलीन की बात करते हैं, डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाला बीज कौन है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाला बीज का नाम क्या है, यह आपको 55 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं अंकुरित बीज, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मानव वृक्क किस प्रणाली, यहाँ पे किस प्राणी का एक हिस्सा है, तो मानव वृक्क जो है किस यहाँ पे किसी प्राणी का कौन सा हिस्सा है, ये क्वेश्चन है, किस प्राणी का एक हिस्सा है, पोषक है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, किसका 56 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना उत्सर्जन का, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे पौधे में एंजाइम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो पौधे में एंजाइम जो होता है, एंजाइम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ये क्वेश्चन कहा गया है। पानी का, भोजन का, यहाँ पे एमिनो एसिड का, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का किसके लिए जिम्मेदार है, 57 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना पानी के लिए, इनका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। प्लीज शेयर करना,
अगले को श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? श्वसन के दौरान निकलने वाला गैस बताना है आपको। जाने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, निकलता कौन है बता दो भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है 58। देखो हम सबका यहाँ पे कमेंट देख रहे हैं भाई, सबका कमेंट देख रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे, सबका कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, निश्चिंत रहे आप। तो श्वसन के दौरान निकलने वाला यहाँ पे कौन होता है? तो आपको पता है निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और लेते क्या है और जाता कौन है? ऑक्सीजन। जाता कौन है? ऑक्सीजन श्वसन के दौरान। ठीक है। फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से किसका नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकने के लिए हम लोग इथिलीन का नियंत्रित करते हैं, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आपको सी राइट हो जाएगा। इथिलीन को नियंत्रित करते हैं, सी राइट हो जाएगा। 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यूरॉन की वह हिस्सा जहां जानकारी, यहाँ पे क्वेश्चन है जानकारी हासिल की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट, डेंड्राइट कहते हैं, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आपको ए राइट हो जाएगा, डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अपतकाल का हार्मोन है? अपतकाल का हार्मोन कौन है? 61 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग कहते हैं एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन क्या है? आपातकाल का हार्मोन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रियाएं कौन नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों? 62 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे चबाना, चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव में गर्भ का अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ का जो अवधि होती है कितने दिन में बताओ या महीना में? 9 महीना होता है, 9 महीना होता है ना, 9 माह, 9 माह होता है। यानी कि इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक माह में 30 दिन, यानी कि 9 3 27 270 दिन, यानी कि 270 दिन होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दिन में पूछा गया है, तो आपसे पूछ सकता है जो बच्चे जो कौन 9 महीना का होता है, 9 महीना में होता है बच्चा, लेकिन उसको दिन में पूछा गया तो 270 दिन। कैसे? क्योंकि 9 महीना, एक महीना में 30, यानी कि 9 गुने 30, यानी कि हो जाएगा 270। ठीक है, याद रखना। गंगा क्वेश्चन है, गंगा स्नान कैसे, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? भाई हमको तो लगा है गंगा स्नान कब शुरू हुआ, ये पूछ दिया। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 64 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जवाब देना। तो गंगा एक्शन जो प्लान है 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था, बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र को संबंधित है? कौन ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टीबी जो है, टीबी एक प्रकार की बीमारी है जिसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पालन नहीं करता है? भाई जो याद रखना, मनुष्य की बात करें या कोई भी अन्य मांसाहारी जीव की बात करें, कौन पालन नहीं करता है? तो याद रखना यहाँ पे सेलुलोज का पालन नहीं करता, बी राइट हो जाएगा। एक बार शेयर करना भाई। क्वेश्चन है, ब्रेन हैमेज का मुख्य कारण क्या है? देखना आदमी का ब्रेन चौक कर जाता है, या मेरी दादी का ही करे, क्या बताओ, मेरी दादी का ही 1 महीना की बात है, मैंने एक दिन को भी बोला भी होगा कि क्लास नहीं चल रहा, इसका रीजन है कि भाई हम हॉस्पिटल में थे, तो दादी का ब्रेन हैमेज हो गया, हैमेज नहीं है, चौक कर गया, यानी कि उसको पैरालाइज कर दिया जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, अभी जस्ट उसी का कॉल आ रहा था भाई, देखो क्वेश्चन भी क्या बात है। मंजीत नाम का एक लड़का है, अभी कॉल आ रहा था, उसका दोस्त है मेरा, कॉल किया था अभी जस्ट, कॉल है उसी का आ रहा था। ठीक है, तो उसका भी पिताजी का ब्रेन चौक कर गया, हैमेज कर गया। ब्रेन हैमेज का मुख्य कारण क्या है? तो बताओ इसमें मुख्य कारण क्या होता है? 68 नंबर क्वेश्चन वही बताने वाले। इसका मुख्य कारण है यहाँ पे हाइपर टेंशन। देखो टेंशन इतना, अगर हाइपर टेंशन हो जाएगा ना, और इतना टेंशन की वजह से क्या होता है, ब्लड में जो होता है, जो हैमेज होता है ना, दिमाग ब्रेन में जो नस होता है फट जाता है, हाइपर टेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसको हम लोग कह सकते हैं बीपी। बीपी भी इसी का रीजन है, एक ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे पशकुटा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है पूरे शरीर में रक्त को पंपिंग करता है, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है।
अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? 71 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है। तो हाइड्रा में तो मुकुलन द्वारा नहीं होता है भाई, किस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन आपसे कहा रहा है, जवाब देने के प्रयास कीजिए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना, कलिका निर्माण द्वारा ना। यहाँ पे पुनर्जनन हो सकता है यहाँ, लेकिन ये तो कंफर्म है भाई कि यहाँ पर हाइड्रा में जो जनन होता है, हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाँ, तो मुकुलन हो सकता है, बी मुकुलन द्वारा होगा, ऑप्शन ए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन है तो मुकुलन द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो कभी कभी मुझे भी डाउट हो जाता है, तो एआई का सहारा लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सिफिलिस है, एड्स है, गोनेरिया, भाई सभी के सभी तो यहाँ जनन संचारित रोग है ना। यौन संचारित रोग मतलब कहते हैं, यौन संचारित सेक्सुअल संबंधित रोग कौन है? ये हमारे सभी के सभी 72 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है? तो पुष्प का सबसे बाहरी है बाह्य, यहाँ पे दल पुंजक, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बाह्य दल पुंजक, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लड, यहाँ पे क्वेश्चन, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? जिसका ब्लड समूह ए होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो उससे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे बी होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लेकिन बी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आप नियंत्रित करता है? तो याद रखना, रक्त में कौन सा मात्रा जो है, कौन सी मात्रा निम्नलिखित में से नहीं नियंत्रित करता है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, इंसुलिन। अगले क्वेश्चन कहा गया पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो पादप वृद्धि हार्मोन की बात की जा रही है, तो याद रखना जेब्रेलिन, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन अंत स्रावित ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य गुहा में जो होता है वो हमारे कितने जोड़ी? तो याद रखना 3 जोड़ा लार पाया जाता है, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एंट्रोजियम, एंट्रोजियम क्या एक प्रकार का? तो याद रखना मेल हार्मोन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मेल हार्मोन। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने एक मटर का प्रयोग किया था, तो मेंडल ने चुना था, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और मेंडल ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसका कह रहे हैं, अरे बोलने में इतना कठिनाई हो रहा है भाई, असु अनुवांशिकता, ठीक है ना, अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किया। कोई कोई शब्द ऐसा होता है ना भाई, मुंह में है लेकिन निकल नहीं पाता है कि नहीं? तो वही होता है, तो अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किया मेंडल ने, याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना मजा आया पढ़ के, एक बार आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नंबर दिख रहा है कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले लेना फटाफट आप लोग, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और शिक्षा सेतु टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं दोस्त तक के लिए राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। जय मेरे दोस्त, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।